नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो कुछ दिनों बाद आ रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। हालांकि गला अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक हो गया है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लायक हो गया है। तो मैंने सोचा कि यार काम शुरू किया जाए। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा गले में अगर आवाज मेरी दब जाए या थोड़ी सी बीच में खांसी आ जाए तो इसके लिए मुझे आप लोग माफ करेंगे। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है अनम शेख का, और इसका टाइटल है इंडिया बीट चाइना इन मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड शॉक्ड आफ्टर दिस न्यूज। तो भाई देखते हैं कि भाई कहां पर इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग में, और इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? जी, मुख्तार न्याजी। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम मेड इन चाइना की बात करें, आपको पता है कि सुपर पावर चाइना को माना जाता है। इवन के ऑल ओवर अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में उसकी प्रोडक्ट्स जाती थी, लेकिन उसके कंपटीटर में अगर देखें तो इस टाइम इंडिया चल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने, मोदी ने मेक इन इंडिया पे काम करना शुरू किया था। अब उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया में इतनी ज़्यादा छा गई हैं कि हर कंट्री उनसे प्रोडक्ट्स लेना चाह रहा है। इवन अगर चाइना की बात करें तो इस टाइम जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इंडिया ने बीट किया है चाइना को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ देखते हैं आप इंडिया को इस टाइम और चाइना को? बिल्कुल, आप मैम ठीक कह रही हैं। इस हवाले से अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया आईटी में भी बहुत आगे है, और स्टार्ट में वो मतलब शुरू से ही अपनी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, और वो स्कूल्स लेवल पे वहाँ से जो है ना बच्चों को वो उठाते हैं, उनको मतलब इतना गाइड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। उन्होंने भी चाइना वाला जो है ना मॉडल, जो है ना वो रोल जो है ना वो अपनाया हुआ है। तो इसी तरह हमारा जो कंट्री पाकिस्तान है तो हम बहुत पीछे हैं। तो वो ये अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम इधर उधर से चीज़ें लेके गुजारा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कुछ अरसे बाद हम देखेंगे, 5 साल 10 साल बाद हम बहुत पीछे रह जाएंगे अगर कोई स्टेप ऐसा ना लिया गया। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में सीरियस नहीं है। तो वो जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो उस वक्त तक हमारी उसमें चेंज नहीं आ सकती। हमारी स्पोर्ट्स को देख लें, कोई भी चीज़ें हैं हमारी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल है, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट है, उसमें भी हमारी एक प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा सियालकोट ही सिर्फ आ गया है इस चीज़ में। हमारी जो कौमी खेल है हॉकी, हम तो उसको भी नहीं देखते इतने अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, 25 साल मैंने हॉकी खेली है ऑल पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन उसमें ये है कि हॉकी बहुत पीछे रह गई है, नेशनल गेम थी। तो उसमें स्क्वॉश हो गई, जितने में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, जितनी 5-6 में वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ही आगे आ रही है। क्रिकेट में भी जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेरिट को पीछे रखा जाता है। एजुकेशन के साथ साथ ये जो है ना हम तालीम शुरू नहीं करेंगे टेक्निकली, कोई भी हम इसमें कंपटीशन तो दूर की बात है, हम इसमें जो है ना अपने वो जहाँ पे हमने खड़ा होना है वहाँ पे भी नहीं आ सकते। अगर मैं आपको बताऊं ना, अभी आपने कहा है कि हाँ भाई इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया है। अगर हम देखें ना तो ये सिर्फ इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में ही चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट नहीं किया, बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनी है, इंटेल कंपनी है, आईफोन है, एप्पल है, जो कि चाइना को छोड़ के मूव कर गए हैं इंडिया में। क्या रीज़न है जो अब इतने सालों के बाद चाइना को छोड़ के इंडिया मूव किया है? देखिए, उन्होंने मेहनत की है और उस पर काम किया है, उन्होंने इस पर स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया है, और उन्होंने देखा है कि इसी में हमारी जो है ना कंट्री आगे जा सकता है। यही वो चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो आगे जाएंगे। लेकिन हम देखिए, अब जब एप्पल और चाइना की बात चली है तो अभी इंटरनेट पर बहुत सारे विजुअल्स नज़र आ रहे हैं जहां पर जो आईफोन के कर्मचारी थे या एप्पल कंपनी फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो मतलब इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं कि बाकायदा वो सड़कों पर आ गए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के और जो उनकी पुलिस है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ वो उठ खड़े होंगे। बवाल मचा हुआ है, मतलब ऐसे वीडियोस के ना बवाल मचे हुए हैं, और ये चाइना से धीरे धीरे चीजें बाहर आ रही हैं। तो कुल जमा मुझे ये बात बताने के लिए, ये बात कहने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो ये है कि चाइना में प्रॉब्लम पहले भी हो रही थी, चाइना में दिक्कतें पहले भी हो रही थी, लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी। अब जब लॉकडाउन लग गया है, अपने ही फैलाए वायरस का जब उस पर खुद पर असर होने लगा है और खुद घिर गया है, तब उसको समझ में आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है, और इसकी भारी कीमत चाइना को चुकानी पड़ी है और अभी पड़ेगी। क्योंकि पहले तो उसने बड़े मजे लिए, भारत का भी मजाक उड़ाया, देखो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन अब देखिए कि चाइना में क्या हो रहा है, और बहुत मुश्किल में है चाइना। और यकीन मानिए, वहां से चीजें आ रही है तो आप सोचिए कि 100 चीज हुई होगी तो एक चीज बाहर आई है। इतना ज्यादा कंट्रोल है वहां पर, क्योंकि वन पार्टी की सरकार है। तो खैर चलिए देखते हैं कि आगे भाई साहब क्या बता रहे हैं।
हमारा इस पर कोई जोर नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया ने चाइना के जीडीपी को भी बीट किया कुछ अरसे के लिए, मतलब कि डे बाय डे। इवन यहाँ से आपको मैं बता चलूँ कि इंडिया ने स्पेस सेक्टर में भी चाइना को फॉलो करते हुए बहुत सी चीज़ें बना लिया। चाइना को फॉलो करते हुए? मैडम, स्पेस सेक्टर में हम चाइना को क्यों फॉलो करेंगे? मतलब मुझे बात समझ में नहीं आती है। हमारा अपना है, चाइना का अपना है, अमेरिका का अपना है, हम उन्हें क्यों फॉलो करेंगे? हम अपने रॉकेट्स बनाते हैं, हम अपने सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम दूसरों के कमर्शियल सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, तो हम चाइना को क्यों फॉलो करेंगे बॉस? चाइना भी अपना काम कर रहा है, इंडिया भी अपना काम कर रहा है, दोनों स्पेस के लिए काम कर रहे हैं। चाइना हमसे थोड़ा सा आगे है, जैसे उसके एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो अपना ऑर्बिट में अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो थोड़ा सा वो आगे, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उसने काम जल्दी शुरू कर दिया। हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया, थोड़ी फंडिंग की कमी आई, लेकिन तब भी इसरो बहुत शानदार काम कर रहा है। ये तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो हम चाइना को फॉलो नहीं कर रहे। हम कहाँ लाए कर रहे हैं, 75 साल ही उनको हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक वो प्रोडक्ट्स की तरफ देखा भी नहीं जो कि इंडिया बना चुके हैं। हम तो मैम एक छोटा सा खिलौना भी नहीं बना सकते। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, यकीन मानिए। चावल पे नाम लिख लेते हैं, मतलब ये चीजें हैं जो टैलेंट, चावल पे नाम लिख लेना एक अलग तरह का टैलेंट है। दैट इज टैलेंट कहेंगे, वो आर्ट का टैलेंट है। वो अलग है, आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरी चीजों से, जहां पर वाकई जो देश की जरूरत है, जिस टैलेंट को देश को जरूरत होती है टैलेंट की, कि आप इंजीनियर हो, देश को जरूरत होती है कि आप साइंटिस्ट हो, देश को जरूरत होती है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, देश को आर्ट वाले की भी जरूरत है, क्योंकि उसको अपनी सॉफ्ट इमेज भी दिखानी होती है, तो उसके लिए आर्ट है, वो टैलेंट अलग है। लेकिन अगर जीडीपी में योगदान देखें, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, या इंफ्रा में योगदान देखें, तो इधर वाले टैलेंट की ज्यादा जरूरत है, और वो टैलेंट इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, और बड़ी मात्रा में और बड़ी क्वालिटी वाला टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। चावल पर दाना अगर आपके यहां बंदर लिख रहा है, तो आप उसको प्रमोट कीजिए अलग लेवल पे, लेकिन उससे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिस तरह के रिजल्ट्स की जरूरत अभी आपको है। इकोनॉमी की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है, कमाई की जरूरत है। वो आपको डॉक्टर्स दिलाएंगे, वो आपको इंजीनियर्स दिलाएंगे। या फिर आर्ट पे भी अगर आपको फोकस करना है, तो आप उसको ऐसा बनाइए कि वर्ल्ड लेवल पर उसका नाम हो आर्ट पे। तो ऐसे है, मतलब ये तो इस तरह का टैलेंट से ज्यादा जो है, अभी उस तरह का टैलेंट की जरूरत नहीं है आपको। वो आगे आना चाहता है। जिस तरह वो कुछ एक और बंदा आया था कि उसने मीडिया पे आया कि पानी से जो है ना गाड़ी चलेगी, उसको पीछे छोड़ दिया गया। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने नहीं होने दी। क्या रीजंस है जो गवर्नमेंट हमारे यूथ को आगे नहीं आने देती? उसमें ये है कि कुछ जो है ना बैरूनी हाथ भी हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। टैलेंट में हम बहुत आगे हैं, जब 2 नंबरी कर सकते हैं तो इंशाल्लाह जब ओरिजिनल काम होगा तो उसमें हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसी बरक्स अगर मैं बात करूँ ना यूथ की, तो इंडिया ने एक ऐसी यूथ है कि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर तकरीबन 16-17 साल का बच्चा, मैंने खुद उनकी वीडियोस देखी, मैं हैरान होगी हमारे 17-16 ईयर्स के बच्चे क्या करते हैं और उधर के ब्रांड एम्बेसडर या सीईओस लेवल पर है। इस तरह किस तरह आप देखते हैं उनकी एजुकेशन कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान की एजुकेशन कहाँ देखते हैं? वो बहुत आगे हैं, हमें 100 साल और लगेंगे उनको कम्पीट करने के लिए। जब हम उन्हें कम्पीट करेंगे तो वो और आगे जाए, वो स्पेस पे वो जाए जगह, मतलब वो चांद पे ज़मीन, मतलब वो सारी चीज़ें कर रही हैं, रिहाइश का सारा कुछ है, रहने का बंदोबस्त कर रही हैं कि नेक्स्ट जो है ना दुनिया वहाँ पे आबाद कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है ना, हालांकि मुझे खुद देख लें, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते। हम कैमरे से आगे मतलब ये तक फेस नहीं कर सकते, वो तो दूर की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से जब स्टार्ट से नहीं उठेंगे हम, उस वक्त तक कामयाबी हम मतलब वो है ना उसको नहीं छू सकते। क्या कहोगे, मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं है कहीं पे भी? ये सबसे इसकी बड़ी वजह यही है कि सियासत की वजह से। अब देखिए, कामयाबी मिलने की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। मतलब कामयाबी जो है वो निरंतर की गई कोशिशें, निरंतर किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। और घर बैठे बैठे मैं सोच लूं कि जी मैं कामयाब हो जाऊं और सारे अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं, तो ये ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला, और यही जो फॉर्मूला है कि आप कुछ करें, कुछ कोशिश करें, निरंतर प्रयास करें, यही फॉर्मूला देश के डेवलपमेंट पर भी लागू होता है। कि अगर आपको देश को डेवलप करना है, आपको अपना भविष्य अच्छा करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको उस विषय में सोचना पड़ेगा, उसमें एक विजन तैयार करना पड़ेगा कि बॉस ये है मेरा विजन जो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होगा।
और ये इंडिया में होता है, इंडिया के लीडरशिप हो या इंडिया के लोग हों, मतलब माफ कीजिएगा, इंडिविजुअल लेवल पर भी लोग ये प्लान करते हैं कि अगले 5 साल का टारगेट मेरा ये है, अगले 10 साल का ये है, 15 साल का। इनफैक्ट मैंने भी किया हुआ है। अगर मुझे अपनी जॉब छोड़नी थी तो इसकी प्लानिंग में पिछले 5, 7 साल, 8 साल से कर रहा था कि बॉस इस एज पे जाके या इस मुकाम पर जाकर मुझे ये जॉब छोड़नी है, तब तक मुझे ये काम अपना पूरा कर लेना है कि उस लेवल पे आ जाऊं, फिर उसके बाद आगे अब उसको कैसे आगे बढ़ाना उसकी भी प्लानिंग मैं कर चुका हूं और उसी पे काम कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं आप सबको बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये काम इंडिविजुअल लेवल से जिस तरह जो फॉर्मूला लागू होता है वही फॉर्मूला देश को भी डेवलप करने पर लागू होता है। और पाकिस्तान में ना तो इंडिविजुअल लेवल पर और ना नेशनल लेवल पर बिल्कुल नहीं हो रहा। और अगर चीन डेवलप हुआ है तो उसकी वजह है, भारत डेवलप हुआ है तो उसकी और वजह है। पर चीन की डेवलपमेंट और भारत की डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। भारत कभी भी चीन के डेवलपमेंट मॉडल को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि हम तानाशाही नहीं, डेमोक्रेसी की राह पर चलने वाली कंट्री हैं। हम सभी को दोनों देशों के बीच इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर जाएं और चाइना एंड इंडिया, एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स को जरूर सुने। इससे आपको पता चलेगा चीन और भारत के बीच कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी असमानताएं हैं और इस वक्त चीन और भारत वर्ल्ड लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं। ऑडियो बुक सुनने को मैं रेकमेंड क्यों करता हूं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं है हार्ड बुक्स की तरह, और साथ ही आपका काफी सारा वक्त भी बचाती हैं। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि भाई आप ऑडियो बुक्स और बुक समरी लगातार सुनते रहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी, इससे आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। तो डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक बेहद खास ऑफर है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल की जो मेंबरशिप है 399 रुपीज की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगी। लेकिन साथ ही ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो इसका लिंक जो है मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पर डाल रखा है, तो फौरन जाइए और इस ऑफर का जल्दी से फायदा उठाइए। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता भारत की डेवलपमेंट पर और क्या कह रही है। सियासत में सारे हुक्मरानों का काम है कि ये सबको इनिशिएटिव दे, उनके लिए ऐसा एक ग्राउंड प्लेटफॉर्म पैदा करे ताकि बंदे काम कर सकें आगे। लेकिन वो अपनी लड़ाई झगड़ों में सारे पड़े हुए हैं। सारे जो जब से हमने देखा सियासतदान आया, कोई ये लूट गया, वो लूट गया, ये खा गया, इसी में सारे अवाम को पागल बनाया हुआ है। क्या लगता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल है, लॉयल है और अपने मुल्क का सिर्फ सोच रही है? वहाँ की देखा जाए जिस तरह भी, वो यहाँ पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अगर हम देखें ना तो इमरान खान ने अपना एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि जैसे शहबाज शरीफ हमारे पॉलिटिक्स की बाहर जायदादें हैं, इस तरह नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं कभी सामने आई? क्यों उनको 8 सालों में कभी किसी मुल्क ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया? क्यों उनके हुकूमत में इंडिया जो है वो नीचे क्यों नहीं आया, डाउनवर्ड क्यों नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्यों जा रहा है? इवन के यहाँ तक कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत अच्छा पॉलिटिक लीडर है। अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा उसने इंडिया के लिए काम किया। क्या आपको लगता है इमरान खान ने सच कहा है? बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। उनकी मईशत हमसे पहले कम थी और देखते ही देखते 1960s के बाद जो ये नवाज शरीफ के ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी आई है, तो हमारी मईशत गिरती गई है। उसके बाद जो वहाँ पे देखा काफ़ी साल एक ही पॉलिटिक्स, ये काफ़ी 2014 से आई थिंक 8 साल हो गए हैं एक ही। अगर हुकूमत को अगर यहाँ पे 4 साल या 3 साल में कोई गिरा देता है, फिर वो अगले पे डाल देते हैं। अगर एक ही हुकूमत कोई 10 साल अगर इमरान खान ये करता, तकरीबन उसके काफ़ी दौरे हुकूमत में बेहतरी आ रही थी। अगर यही तकरीबन 10 साल चलता तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। क्या लगता है अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में भी पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या वजह है जो कि डे बाय डे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इंडिया पर ट्रस्ट करके इंडिया मूव करे? जैसे एप्पल ले ले, इंटेल कंपनी ले ले, अमेरिकन चिप्स कंपनी है, उसके बाद गूगल ले ले, तो क्यों इंडिया जा रही है, क्यों ट्रस्ट करिए इंडिया पे? चाइना को इतने सालों के बाद छोड़ने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जिस तरह हुक्मरान वहाँ पे सब प्लेटफॉर्म इतना देते हैं, वो छोटे। इसका जवाब सुने उससे पहले मैं ज़रा अनम की बात को मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, चाइना में भी स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। मतलब वो फुली डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है। वो चाइना में 1 पार्टी सरकार है, 1 पार्टी गवर्नमेंट है। तो एक तरह की ये तानाशाही है जो डेमोक्रेसी के पीछे छुप के की जा रही है। असल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है।
जहां पर इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लोग हैं, नेता हैं, इलेक्शन होता है, लोग वोट डालते हैं, उनमें से किसी एक को चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही ऑप्शन के बॉस इसी में से इसको खड़ा है कि इसी को चुनना है, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि यह बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और चाइना में, और यह फर्क बहुत सारी चीजों पर असर डालता है। तो हम चाइना नहीं हो सकते, हम चाइना की तरह काम नहीं कर सकते। लोगों पे भी अपने देखने हिसाब पे उन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनती लोग पे, तो वो फिर ज़ाहिर बात है हम उन पे काम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट भी देंगे। इधर यही रीज़न है जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिया को, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसको लीडर वर्ल्ड का जो है वो खिताब दिया गया, एक मतलब उनका अप्रिशिएट किया गया। क्या रीज़न उनको यही लगती हैं जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे जो है मतलब अपने स्टेप लिए हैं, और क्या आपको लगता है कि उनको जो अवार्ड दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है? देखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक है। ये प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया ना अपने आप को वर्ल्ड के सामने कि वो इस अवार्ड के कैपेबल हैं, तो सबने देख के ही कुछ दिया होगा उनमें। यूएसए की बात करें ना, यूएसए ने 2 दफ़ा ये बात की है, उन्होंने कहा है कि यूएसए ने पहले कहा, फर्स्ट टाइम जब कहा उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया है वो हमारा की पार्टनर है। उसके बाद एशिया ने ऑफिशियली कहा हमारा की पार्टनर है। उसके बाद इजराइल ने कहा, फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया को लेकर यूएसए ने कल ही ये बात कही कि जो इंडिया है वो हमारा की पार्टनर है और जो पाकिस्तान है वो हमारा रिलीजियल अलाय है, मतलब दुश्मन है। क्या लगता है कि यूएसए तक एक सुपर पावर जो कि हम रजीम के नीचे आ जाते हैं, हम यूएसए की गुलामी करते हैं, वो भी इंडिया को सपोर्ट करे? वाई? क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। वो देखा जाए उनके दुश्मन है, रीजनल पावर मतलब दुश्मन है नहीं है। आपने कुछ देखिए, बोलते वक्त बहुत जरा संभल कर बात कीजिए अनम, क्योंकि बातें जो आप बोलती हैं वो कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं। दुश्मन है मतलब अमेरिका ने कहा कि इंडिया जो है वो हमारा ग्लोबल पार्टनर है और पाकिस्तान जो है वो रीजनल पार्टनर है। मतलब आप इस तरह से समझिए कि इंडिया जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर उसकी पहचान है। पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल पर उतनी न पहुंच है न पहचान है, इसलिए वो रीजनल लेवल पर है। आप लोकल हमारे पार्टनर हैं, ग्लोबल पार्टनर नहीं है। ग्लोबल पार्टनर हमारा इंडिया है। तो इसमें दुश्मनी कहां से झलक गई कि दुश्मन है? बातों को बोलने में बहुत संजीदगी बरती है, बहुत ज्यादा। हर एक चीज़ में उनके फॉरेन अफेयर्स, उनका लास्ट टाइम कौन सा उनका फॉरेन मिनिस्टर, एस जयशंकर, हाँ जी, उन्होंने जो सारी उसमें अपने किया है कि बताया है सारा कुछ कि किस तरह। अभी उनको भी उन्होंने कहा था कि आप भी रशिया से ना लें, इंपोर्ट करें यूएसए ने, लेकिन उसने कहा नहीं, हम आज अगर यूरोप वहाँ से गैस वगैरह ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। कहा कि हमारी आज़ाद हार्जा पॉलिसी है, हम आज़ाद मुल्क है, हम आपके क्यों गुलामी करें। यहाँ पे जी हमारे ख्वाजा साहब वेंटिलेटर कहते हैं कि जी यहाँ पे हम वेंटिलेटर से उतर जाएंगे। ये बस सोच की फ़र्क है ना ज़रा। आईएमएफ ने एक प्रिडिक्शन दिया, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है 75% चांसेस में। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है 2030 और 40 के दरमियान। क्या आपको लगता है सच है? देखा जाए हालात जो उनसे हैं तो वो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अभी आईएमएफ की किसी की आई कि 5 में पाकिस्तान काफ़ी मतलब तरक्की जिस रफ्तार से जा रहा था ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में, लेकिन अब पाकिस्तान के मतलब काफ़ी दुश्मन है, कोई एक नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में भी हैं और गैर तो सारे ही हैं, क्योंकि वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। तो कोई हम ये क्यों नहीं कहते कि हम में भी खुद में खराबी है? खराबी तो साहब में ज़ाहिर बात है कि सारी काम। मैं इंतजार ही कर रहा था कि ये बात कब आएगी कि हम इस्लामिक मुल्क हैं और हम एटॉमिक पावर हैं। मैं बात ही कर रहा था कि बात आएगी। यार मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये मतलब लोगों के जहन में इतनी गहराई तक ये चीज बैठ गई है। भाई इससे कुछ नहीं होता। आप एटॉमिक मुल्क हैं तो आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं हो गई है। आप इस्लामिक मुल्क हैं तो आप सबसे बेहतर नहीं हो गए हैं। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हवा में जिंदगी नहीं गुजारनी। हवाई बातें सोचते रहिए, करते रहिए, हवाई किले बनाते रहिए, उससे नहीं चलती जिंदगी। ये सब छोड़ दीजिए आप लोग। तो अपने अंदर से स्टार्ट होता है ना। आप खुद को चेंज करो, आपको पूरी दुनिया खुद बहुत चेंज होती नजर आएगी। देखिए जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिए था कि हर चीज़ इंडिया में बनेगी, तो मेन रीज़न तो यही है कि उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट वो कम की है, इंपोर्ट कम की है और अपनी जो मुल्क की नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया। और जब वो उनकी फुलफ़िल हो गई हैं तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो जिस वजह से उन्हें आज मतलब मेड इन इंडिया उनका जो मिशन था वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान कहाँ पर लाइक रहा है, मेड इन पाकिस्तान कहाँ पर नज़र आ रहा है। हम सुई से लेकर जहाज़ तक, हमारे स्पेस का काम हो, हमारे किसी भी चीज़ का किसी भी सेक्टर में काम हो, तो विद इन चाइना हेल्प, हर चीज़ चाइना का ही हम यूज़ करते हैं। वाई? देखें, ये तो बात है कि इनिशिएटिव जिस तरह उन्होंने लिया, यहाँ पर भी किसी को लेना चाहिए। तो वो अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहा है। अब तो ये सब मतलब आपस में इंटरनल इश्यूज़ में लगे हुए हैं, हमारी सियासत लगी हुई है, आपस में ही लगी हुई है। तो ये वो इस चीज़ पे अभी तक सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। आप होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो आपने देखा, अलग अलग तरह की बातें आपने पाकिस्तानी लोगों की सुनी आपने, तो बहुत कुछ आपको भी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। रही बात इंडिया और चाइना की, तो अभी लेटेस्ट कहीं डेटा में पढ़ रहा था कि हम दोनों के बीच जो ट्रेड हुआ, देखिए तनाव अभी भी है लद्दाख में, टसल चल रही है, बातचीत भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारी ये बातचीत भी आगे बढ़ रही है कि भाई मामला जो है वो शांत हो जाए, आराम से चले, क्योंकि दोनों देश के हित जो है और इसी में है। और तो अभी लेटेस्ट जो डेटा मैं कहीं पढ़ रहा था, वो डेटा था कि हम दोनों के बीच का जो बिजनेस है वो शायद 100 बिलियन को भी क्रॉस कर गया है शायद अभी। तो आप इस बात को समझिए कि लड़ाई झगड़ा भी एक जगह पर है, विवाद भी एक जगह पर है, संघर्ष भी एक जगह पर है, लेकिन कारोबार भी एक जगह पर है। देखिए, दुनिया में आपको अपनी चीजें पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है। अगर आपको सड़कें बनानी है इंडिया में, तो भाई सरकार के पास पैसे होने चाहिए। अगर हमें नए एयरपोर्ट्स बनाने हैं, नए कॉलेजेस खोलने हैं, नए अस्पताल बनाने हैं, रेलवे को बदलना है, रेलवे ट्रैक्स बिछाने, इन सब के लिए पैसे की जरूरत है। और पैसा कहां से आएगा? पैसा वहां से आएगा जब आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग हो, जब आपके यहां कमाई हो, आपके प्रोडक्ट विदेश में जाएं, आपका बिजनेस हो। तो हम अपना बिजनेस नहीं छोड़ रहे हैं, हम चाइना के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं, हम हर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने कहा जिद में आके कि जी हम तो नहीं करते जी। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान में लिखा था कि जी उसे एक स्पेशल स्टेटस या 370 है, वो भारत के संविधान में लिखा था, उसको भारत ने कैसे हटा दिया? मतलब ये वही बात हो गई कि पाकिस्तान के संविधान में कोई चीज लिखी हो और पाकिस्तान ने बाद में जाकर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करके कोई नई चीज लेकर आ गए और इंडिया उस पर सवाल उठा दे कि जी ये आपने कैसे कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, प्रोविजन इंडिया का, उस पर लिखा हुआ था टेम्पररी, उसको हटा दिया इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट की तरह, और उसमें परेशानी पाकिस्तान को हो गई। बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। खैर, तो बात जो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मारा है, और वो सिर्फ इंडिया के साथ ही ऐसा नहीं करता, वो हर तरफ करता है। वो हर जगह अपना फायदा देखता है, लालच देखता है। इस वजह से, और लालच की तो आपको पता ही है कि लालच का नतीजा क्या निकलता है, कि नुकसान उसी को होता है जो लालची होता है। तो आप 75 साल में मेरी बात को आराम से, ध्यान से, एक इंडियन के नाते मत सुनिएगा, एक न्यूट्रल के नाते सुनिएगा कि पाकिस्तान, जो मैंने बातें कही, क्या पाकिस्तान की जो हालत है उसका नतीजा है कि नहीं? आप लालच में पड़ रहे हैं। आपको जब अमेरिका से लालच हुआ तो आप अमेरिकी लॉबी में चले गए, आपको जब सऊदीया से लालच हुआ तो आप सऊदी लॉबी में चले गए, आपको जब टर्की के लालच है तो आप टर्की के उसमें चले गए, आपको अब चाइना से लालच है तो चाइना की लॉबी में चले गए। आपने लगातार अपनी लॉबी बदली है, इंडिया ने अपनी लॉबी कभी नहीं बदली। इंडिया था कि भैया हम एक आजाद हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल ही रहेंगे। हमारी अगर रशिया से दोस्ती है तो दोस्ती है, वो चाहे किसी भी कीमत पर हो। अगर आपको अमेरिका को हमसे दोस्ती करनी है तो आप दोस्ती करिए। हम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपसे दोस्ती के चक्कर में हम रशिया से अपनी दोस्ती तोड़ देंगे। और दोस्ती से याद आया, अभी रशियन एम्बेसडर आए थे शायद यहाँ पे, या रशियन एम्बेसडर, हाँ, तो उन्होंने इंडिया और रशिया की दोस्ती को लेकर क्या कहा है, जरा सुन लीजिए। There is a popular saying in India, दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। There is nothing more important than friendship, a very precise characteristic of the trusted and friendly character of Russian-Indian strategic partnership. This mission of the festival is to increase our humanitarian ties through cultural events. It will give to... तो समझे आप, रशिया और इंडिया के बीच की दोस्ती ये है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग है।
तो इसीलिए आपको लालच नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा रशिया से दोस्ती के चक्कर में हमारा नुकसान हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन हम उस नुकसान की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोस्ती ज्यादा बड़ी है। आपके लिए उल्टा है, आपके लिए दोस्ती बड़ी नहीं है, आपके लिए बड़ी है, बड़ा है डॉलर। जिधर से डॉलर मिल जाए उधर को उसको अपना आका मान लो। ये प्रॉब्लम है आपके यहां सबसे बड़ी। आपको मानना है मानिए, ना मानना है ना मानिए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि 75 ईयर्स में न पाकिस्तान एक बाइक का इंजन बना पाया, न पाकिस्तान स्पेस के लिए कुछ कर पाया, न पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए कुछ कर पाया, न पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के उसमें कुछ कर पाया, ना एजुकेशन के उसमें कुछ कर पाया। तो किया क्या उसने? अंडा। सोचिएगा, अभी बातें आपको मेरी कड़वी लगती होंगी, लेकिन ये बातें आपको जगाने के लिए हैं, आपको समझाने के लिए हैं कि बॉस, जिस बुलबुले में आप जी रहे हो कि हम एटमी ताकत हैं, तो एटमी ताकत आपको रोजगार नहीं देती युवाओं को, एटमी ताकत आपको रोटी नहीं देती, एटमी ताकत आपको बिजनेस नहीं कराएगी, एटमी ताकत आपको पढ़ा नहीं देगी। सोचिएगा कभी। वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपको QFM पर जाइए, चाइना एंड इंडिया, एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स को जरूर सुनिए। और हां, मेरे कोड DDR50 का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मिलेगा 50% का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, यह डिस्काउंट पहले 250 यूजर्स तक ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।